Hello everyone, welcome to IS Toppers. This is the rapid revision series of Precharge Art and Culture. This is Precharge Part 2 and this is 8th video in this series. तो आज का फर्स्ट टॉपिक है आर्किटेक्चर, स्कल्पचर्स एंड मॉन्यूमेंट्स। नागरदन एक्सकेवेशन फाइंडिंग्स ऑन वाकाटका डायनेस्टी। तो नागरदन इज़ अ प्लेस नियर नागपुर, महाराष्ट्र। तो वहाँ पे कुछ एक्सकेवेशंस हुए हैं जिसमें कुछ फाइंडिंग्स मिली हैं जो वाकाटका डायनेस्टी के लाइफ, रिलीजियस एफिलिएशंस और ट्रेड प्रैक्टिसेस पे कुछ लाइट डालती है विद स्पेशल रेफरेंस टू क्वीन प्रभावती गुप्ता। ओके, तो यहाँ पे क्या फाइंडिंग्स मिले हैं, यहाँ पे आप राइट साइड में देख सकते हैं ये सील्स मिले हैं। यहाँ पे ये क्वीन का नेम लिखा हुआ है और ये लिखा है ब्राह्मी स्क्रिप्ट में। मैंने आपको पहले भी बताया है ब्राह्मी स्क्रिप्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट थी जो अभी डेसिफर नहीं हुई है, उसके बाद इंडियन सबकॉन्टिनेंट की ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट है इंडिया की बेसिक, तो ये है ब्राह्मी स्क्रिप्ट। ओके, इस सील में इनका नाम लिखा हुआ है, प्लस यहाँ पे कॉन्च बना हुआ है। कॉन्च का मतलब होता है शंख, जो ये दिखाता है गुप्तास का वैष्णव एफिलिएशन था। ओके, तो ये अभी जानेंगे। एक कॉपर प्लेट मिली है जिसे इशू किया गया था क्वीन प्रभावती गुप्ता ने, जिसमें जीनियोलॉजी मिलती है गुप्तास की। और ये मिलता है, ये यहाँ देखने को मिलता है कि जो वाकाटका पीपल थे वो ट्रेड करते थे ईरान के साथ एंड ऑल्सो बियॉन्ड मेडिटेरियन सी। ओके, अभी क्या है, जो भी क्वीन प्रभावती गुप्ता है, सी इज़ अ गुप्ता प्रिंसेस, तो ये शादी करती हैं वाकाटका प्रिंस से। तो इनका मैट्रिमोनियल अलायंस होता है वाकाटका डायनेस्टी का और गुप्ता डायनेस्टी का। इंडिया का मैप 375 AD का। एंड यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो ये पिंक बॉर्डर है ये दिखाता है एरिया गुप्तास के अंदर, और जो यहाँ पे पर्पल बॉर्डर है ये दिखाता है वाकाटकास। तो वाकाटका रूलर्स का मैट्रिमोनियल अलायंस था और इसमें जो सबसे की अलायंस था वो था क्वीन प्रभावती गुप्ता का। ओके, शी वॉज अ ग्रैंड डॉटर ऑफ समुद्रगुप्त और इन्होंने शादी की थी वाकाटका किंग रुद्रसेना सेकंड के साथ। ओके, तो ये अमंग वेरी फ्यू वुमेन रूलर्स हैं इंडिया की, और वाकाटका डायनेस्टी है इनकी ये ओनली वुमेन रूलर थी। 10 ईयर्स तक इन्होंने रूल किया, उसके बाद इनने ये किंगडम को हैंड ओवर कर दिया अपने सन प्रवरसेना सेकंड को। ओके, जो ये गुप्तास थे ये लोग थे वैष्णवाइट एंड जो वाकाटकास थे ये लोग हैं शैवाइट। तो यहाँ पे ये क्वीन अपने साथ वैष्णवाइट प्रैक्टिसेस लाई इन महाराष्ट्र स्टेट। वाकाटका डायनेस्टी के बारे में कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं। तो वाकाटका डायनेस्टी कंप्राइज करती है शैवाइट रूलर्स ऑफ सेंट्रल इंडिया बिटवीन 3rd to 5th सेंचुरी AD। इनके फाउंडर थे विंध्या शक्ति। इनका कैपिटल था नागरधन जो कि है महाराष्ट्र में। और जब गुप्ताज वॉर कर रहे थे हुनास के साथ, हुनास जो कि एक सेंट्रल एशियन ट्राइब थी, तो तब ये वाकाटका डायनेस्टी एक्सपेंड कर रही थी इन सेंट्रल इंडिया। इनका मेन ऑक्यूपेशन था एनिमल रियरिंग, और जो अजंता केव्स हैं वो इनके पैट्रोनेज में बनी हुई थी। नेक्स्ट टॉपिक है बीबी का मकबरा। ASI ने इसका साइंटिफिक कंजर्वेशन के लिए बीबी के मकबरे को अपने अंडर ले रखा है अभी। ये एक 17th सेंचुरी मुगल एरा मॉन्यूमेंट है जो कि लोकेटेड है औरंगाबाद, महाराष्ट्र में। इसको कमीशन किया था मुगल एम्परर औरंगजेब ने इन द मेमोरी ऑफ हिज वाइफ दिलराश बानो। इसे ताज ऑफ द डेक्कन कहा जाता है क्योंकि इसकी सिमिलैरिटी है ताजमहल के साथ, वैसा रिजेंबल करता है ये। नेक्स्ट टॉपिक है इंस्क्रिप्शन एट मुगालमारी। सो मुगालमारी एक प्लेस है वेस्ट बंगाल में जहाँ पे कुछ इंस्क्रिप्शंस मिले हैं जिन पे अगर हम जिनकी स्टडी करते हैं तो ये बताते हैं मुगालमारी में 2 मोनेस्ट्रीज थी। एक मोनेस्ट्री का नाम है मुगलायिका विहारिका और दूसरी मोनेस्ट्री है यज्ञपिंडिका महाविहारिका। सो ये फाइंड हुआ है, यहाँ पे जो क्ले टैबलेट्स मिले हैं तो ये बताते हैं कि ये जो मोनेस्ट्रीज है दे डेट अबाउट 6th to 12th सेंचुरी AD। ओके, और जो इंस्क्रिप्शंस हैं वो है संस्कृत में, और जो उनकी स्क्रिप्ट है वो है इन बिटवीन ब्राह्मी स्क्रिप्ट एंड अर्ली सिद्धमातृका स्क्रिप्ट। जो सिद्धमातृका स्क्रिप्ट है ये गुप्ता स्क्रिप्ट के बाद ये उनकी वहाँ से डिराइव्ड है ये स्क्रिप्ट, और लेटर ऑन ये बनी सिद्धमातृका स्क्रिप्ट बनी अ पेरेंट स्क्रिप्ट फॉर असमीज लैंग्वेज टुडे। जिस लैंग्वेज में असमीज लिखते हैं तो उसकी ये पेरेंट स्क्रिप्ट बनी। बस इतना जानना कि इसको हर्षा स्क्रिप्ट भी बोलते हैं सिद्धमातृका स्क्रिप्ट को। यज्ञपिंडिका महाविहारिका थी, तो इट वॉज अ प्लेस ऑफ सेक्रीफाइसियल ऑफरिंग। एंड जो मुगलायिका विहारिका है तो ये अभी जो प्रेजेंट नेम है इस प्लेस का मुगलमारी, तो उसके साथ रिजम्बलेंस करता है ये नेम। यहाँ पे आपने बस इतना ध्यान रखना है कि ये जो 2 मोनेस्ट्रीज हैं, कभी अगर ऐसा हो गया कि ये किस से रिलेट करती हैं तो ये रिलेट करती है बुद्धिज़्म से, और ये सिचुएटेड है वेस्ट बंगाल में। नेक्स्ट टॉपिक है INTAC एफर्ट्स टू प्रोटेक्ट बुद्धिस्ट साइट। बोजनाकोंडा एक फेमस बुद्धिस्ट साइट है जो कि लोकेटेड है शंकरम इन आंध्र प्रदेश। इस साइट में क्या होता है कि मकर संक्रांति
जो सेलिब्रेट होती है जनवरी में। तो एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है। तो मकर संक्रांति के थर्ड डे को बोलते हैं साउथ इंडिया में कनुमा डे, स्पेशली इन आंध्र प्रदेश। कनुमा डे में एक प्रैक्टिस होती है, ये जो हिल्स दिख रहे हैं आपको जानाकोंडा में, तो यहाँ पे दीज आर रॉक कट स्तूपास बोल सकते हैं। तो यहाँ पे बुद्धा और बहुत सारे बोधिसत्वास इनके स्कल्पचर्स बने हुए हैं हिल्स पे। तो एक ट्रेडिशन है कि लोग यहाँ के स्टोन पेल्टिंग करते हैं इन स्कल्पचर्स पे, जिससे क्या होता है कि ये डैमेज हो जाते हैं। इसको रोकने के लिए INTACH ने यहाँ पे एक स्टेप लिया और अभी इनके जो एफर्ट्स है तो उनकी वजह से ये अभी रिचुअल बहुत हद तक कंटेन हो चुका है। ओके, अच्छा, जो ये भोजनाकोंडा के बारे में जानते हैं। भोजनाकोंडा और लिंगालाकोंडा ट्विन बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज हैं जो कि 3rd सेंचुरी BC के आसपास की हैं। ये एडजेसेंट हिल्स में लोकेटेड है आसपास। जो ये साइट्स हैं, यहाँ पे तीनों टाइप का बुद्धिज्म देखने को मिलता है। यानी यहाँ पे थेरावाद, जिसको हिनायान भी बोलते हैं, हिनायान, महायान और वज्रयान, यानी बुद्धिज्म की तीनों ब्रांचेस यहाँ पे देखने को मिलती हैं। ये एक रॉक कट मोनोलिथिक स्तूपास हैं। तो कनुमा डे क्या होता है? मकर संक्रांति आंध्रा या फिर साउथ इंडिया में ये सेलिब्रेट होती है 4 डेज़ के लिए। थर्ड डे को बोलते हैं कनुमा। और ये जो फेस्टिवल है ये सेलिब्रेट होता है फॉर थैंक्स गिविंग टू कैटल, और यहाँ पे कैटल्स की वर्शिप होती है। ओके, तो इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज, तो इट इज़ अ नॉन प्रॉफिट चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन जो कि 1984 में न्यू दिल्ली में फाउंड हुआ था। इसका काम क्या होता है कि हेरिटेज अवेयरनेस या फिर कंजर्वेशन के लिए, जो भी हेरिटेज है, नेचुरल हेरिटेज या फिर इंटेंजिबल हेरिटेज, तो उनकी कंजर्वेशन के लिए ये वर्क करती है। नेक्स्ट टॉपिक है पेंटिंग्स एंड अदर आर्ट फॉर्म्स। गतका मार्शल आर्ट, तो ये गतका मार्शल आर्ट है, ये एक ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट फॉर्म है एसोसिएटेड विद सिख गुरुज। ये एक फाइटिंग आर्ट है जो कि डेवलप हुई थी, सबसे पहले सेल्फ डिफेंस के लिए डेवलप हुई थी। ओके, और दूसरा ये फाइटिंग स्किल्स डिस्प्ले करने के लिए हुई थी, और तीसरा टू एक्सरसाइज सेल्फ कंट्रोल। ओके, तो जो ये सिख फाइटर्स होते हैं तो इनको निहंग्स बोलते हैं, जो परफॉर्म करते हैं गतका। ये ओरिजिनेट हुई थी आफ्टर सिख गुरु हरगोविंद राय, जब इन्हें अडॉप्ट किया था कि कृपाण होता है तो उसे सेल्फ डिफेंस के लिए रखना इन्हें मैंडेटरी कर दिया गया था सिखों के लिए। तो उसके बाद ही आर्ट फॉर्म का डेवलपमेंट हुआ है, और 10th सिख गुरु गोविंद सिंह जी ने इसे कंपलसरी कर दिया था कि हमें वेपन्स रखने हैं सिखों ने सेल्फ डिफेंस के लिए। बट जो भी इसका मॉडर्न फॉर्म देखने को मिलता है इस आर्ट फॉर्म का, ये डेवलप हुआ है 19th सेंचुरी में, जब इसे एक स्पोर्ट्स की तरह स्टैंडर्डाइज कर दिया गया था, और इसके रूल्स ड्राफ्ट किए थे 1936 में। ओके, तो अभी जैसे जो ओरिजिनल जो वेपन्स यूज़ होते थे, शार्प वेपन्स, तो अभी उसकी प्लेस पे किया जाता है बाय द यूज़ ऑफ स्टिक्स एंड शील्ड्स। नेक्स्ट टॉपिक है चिंदू भागवतम। तो दिस इज़ एन ओल्ड आर्ट फॉर्म ऑफ तेलंगाना स्टेट, और अभी जो ये ओल्ड आर्ट फॉर्म है ये एक्सटेंशन की ओर जा रही है बिकॉज लैक ऑफ पैट्रोनेज टू दिस आर्टिस्ट, जो अभी बेसिकली पुअर हैं काफ़ी। तो ये अपने सर्वाइवल के लिए आर्ट फॉर्म करते थे, बट अभी इनको कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है इधर फ्रॉम ऑडियंस और फ्रॉम गवर्नमेंट। तो जानते हैं चिंदू भागवतम के बारे में। तो ये बहुत पुराना आर्ट फॉर्म है जो कि डेट बैक करता है 2nd सेंचुरी BC के आसपास। ठीक है, इस आर्ट फॉर्म में क्या होता है कि जो ये आर्टिस्ट होता है बेसिकली दे आर फ्रॉम, जो इनका नेम डिराइव्ड है, इट इज़ फ्रॉम चिंदू मगीदा। तो ये एक कास्ट है, जो ये आर्टिस्ट होते हैं इनकी जो कास्ट होती है तो वो चिंदू मगीदा है, इसलिए इस आर्ट फॉर्म का नाम चिंदू भागवतम रखा है। और चिंदू का मतलब डांस भी होता है। और इस आर्ट फॉर्म में क्या होता है कि भगवत पुराना, दैट इज स्टोरीज ऑफ लॉर्ड विष्णु, उनसे रिलेटेड यहाँ पे एक्ट्स किए जाते हैं। ओके, सो दिस आर्ट फॉर्म इज सिमिलर टू यक्षगान। यक्षगान क्या है? एक थिएटर फॉर्म है कर्नाटका का, एंड ये पॉपुलर है इन द स्टेट ऑफ तेलंगाना। नेक्स्ट टॉपिक है लिटरेचर एंड लैंग्वेजेस। दिस इज क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस डिमांड फॉर मराठी। तो इसमें क्या है, मराठी जो लैंग्वेज है महाराष्ट्र की, तो वहाँ एक डिमांड उठी है कि मराठी को डिक्लेयर कर दें क्लासिकल लैंग्वेज। हमने कुछ देखा था कि कुछ एक पर्टिकुलर पॉइंट्स थे, क्राइटेरिया थे जो मैच होने चाहिए किसी भी लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज डिक्लेयर करने के लिए। पहला पॉइंट था कि जो वो लैंग्वेज है वो कम से कम 1500 साल पुरानी होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट था कि जो उसका हेरिटेज है वो वैल्यूएबल हेरिटेज होना चाहिए, प्लस जो उसके ट्रेडिशन, जो उसकी लैंग्वेज है या फिर जो उसके सोर्सेज हैं, टेक्स्ट है, वो किसी और लैंग्वेज से डिराइव नहीं होने चाहिए, यानी उनका इंडिपेंडेंट ऑरिजिन होना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे कि किसी भी लैंग्वेज को हम डिक्लेयर करेंगे क्लासिकल लैंग्वेज। ठीक, तो इंडिया में अभी 6 क्लासिकल लैंग्वेज हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सबसे पहले जो तमिल लैंग्वेज है उसको दिया था स्टेटस, फिर उसके बाद संस्कृत लैंग्वेज, कन्नड़ा, तेलुगु, मलयालम एंड उड़िया। सो दीज आर द 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया। तो अगर किसी लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज का टैग मिल जाता है तो उसके क्या बेनिफिट होते हैं? तो इंटरनेशनल अवार्ड्स होते हैं 2 मेजर, उसके नाम पे वो अवार्ड को कंस्टिट्यूट कर दिया जाता है, और एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ओपन कर दिया जाता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दैट क्लासिकल लैंग्वेज। और वैसे ही UGC क्या करता है, प्रोफेशनल चेयर्स ओपन कर देता है कॉलेजेस में, जिससे कि उस लैंग्वेज पे रिसर्च करा जाए आगे। मतलब बेसिकली
उस लैंग्वेज के प्रमोशन के लिए या फिर रिसर्च के लिए ऐसे प्रोफेशनल चेयर्स को ओपन कर दिया जाता है यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में, और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ओपन कर दिया जाता है फॉर स्टडी ऑफ दैट लैंग्वेज। तो ये बेनिफिट होता है किसी भी लैंग्वेज को अगर क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दे दिया जाए। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक है सीके ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटेंशन। सीके लैंग्वेज है, ये एक नेपालीज लैंग्वेज है, ठीक है, नेपाल की लैंग्वेज है। इसके अभी वर्ल्ड में सिर्फ 700 स्पीकर रह चुके हैं। तो अभी कोई भी लैंग्वेज है, ये सीके की बात नहीं हो रही, एनी लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज एक्सटेंट क्यों होती है? इसीलिए एक्सटेंट होती है जब उसका इंटर जनरेशनल ट्रांसमिशन रुक जाता है, जब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन वो लैंग्वेज नहीं सिखाती है, ठीक है, या फिर कोई एक पर्टिकुलर तरह की लैंग्वेज की किसी भी एरिया में डोमिनेंस हो जाती है, या फिर जो वो लैंग्वेज बोलते हैं लोग वो अपनी प्लेस से किसी दूसरी प्लेस पे माइग्रेट कर जाते हैं और फिर अपनी लैंग्वेज नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही इंडिया में 201 लैंग्वेज इंडेंजर्ड है। ओके, तो यूनेस्को की एटलस है ऑफ वर्ड्स लैंग्वेजेस इन डेंजर। ये एटलस क्यों अडॉप्ट की है यूनेस्को ने? क्योंकि वो अवेयरनेस बनाना चाहते हैं ऐसी लैंग्वेजेस के लिए जिनका लेवल अभी सेफ नहीं है, यानी कहीं ना कहीं वो ट्रांसमिट नहीं हो रही है इंटर जनरेशन। लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है वर्ड की, ताकि वो मेंटेन रहे, ऐसे लैंग्वेजेस को सेव करने के लिए यूनेस्को ने ये एक एटलस बनाई हुई है। तो ये एटलस मॉनिटर करती है स्टेटस ऑफ दीज लैंग्वेजेस। तो इसकी अलग अलग कैटेगरीज होती हैं यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले सेफ लैंग्वेज वो होती है कि जो सारी जनरेशन्स बोलती हैं। वल्नरेबल लैंग्वेज वो होती है चिल्ड्रन बोलते हैं वो लैंग्वेज, बट अपने घर के डोमेन्स तक बोलते हैं सिर्फ, फिर बाहर नहीं बोलते। फिर एक होती है कि डेफिनेटली इंडेंजर्ड लैंग्वेज। ये लैंग्वेज होती है कि चिल्ड्रन अब अपनी मदर टंग अपने घर में नहीं सीख रहे। फिर होती है सेवेरली इंडेंजर्ड। इसमें होता है कि ये लैंग्वेज ग्रैंड पेरेंट्स तो बोल रहे हैं और जो प्रेजेंट पेरेंट्स हैं वो समझते हैं, बट वो आपस में ये लैंग्वेज नहीं बोलते। फिर होती है द लैंग्वेज विच इज़ क्रिटिकली इंडेंजर्ड। तो इसमें क्या होता है कि जो सबसे यंगेस्ट जनरेशन है वही ग्रैंड पेरेंट्स हैं, यानी ग्रैंड पेरेंट्स ही सबसे यंगेस्ट स्पीकर्स थे, अब वो लैंग्वेज नहीं बोली जा रही है। एक्सटेंट का मतलब अभी उस लैंग्वेज के कोई स्पीकर्स नहीं रह गए, ठीक है। तो ये वेरियस डिग्रीज है यूनेस्को के द्वारा, तो आप देख सकते हो इसमें। नेक्स्ट टॉपिक है फेस्टिवल्स। फर्स्ट टॉपिक है जो फेस्टिवल। जो फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है मिजोरम, नॉर्थ ईस्ट में है ये स्टेट। ये फेस्टिवल को जो कुटपुई बोलते हैं। तो अभी जनवरी 2020 में इसका जो फर्स्ट एडिशन था तो वो सेलिब्रेट किया गया था इन द स्टेट ऑफ त्रिपुरा। मिजोरम गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि ये फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जाएगा टू प्रमोट यूनिटी अमंग मिजोज। अब मिजोज क्या होता है? मिजोज कोई ट्राइब नहीं होती है पर्टिकुलर, बट इट इज़ एन टर्म, मतलब एक ऐसा टर्म है जिसके अंदर बहुत सारी ट्राइब्स मिजोरम में इस टर्म के अंदर आती हैं, जिसके अंदर 5 मेजर ट्राइब्स होती हैं और कुछ माइनर ट्राइब्स होती हैं, ठीक है। मिजोरम में मिजोज रहते हैं, तो यानी बहुत सारी ट्राइब्स रहती हैं। तो इनको यूनिफाई करने के लिए और इनका बॉन्ड स्ट्रेंथन करने के लिए ये फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया है। फर्स्ट एडिशन हुआ है इसका 2020 में, ठीक है। तो और जो मेजर टाइप्स है मिजोरम में वो है मिजो, चकमा, दिमासा, खासी, कुकी। तो ये आप देख सकते हैं मेजर ट्राइब है मिजो, ठीक है, जिसके अंदर बहुत सारी ट्राइब्स आती है। नेक्स्ट फेस्टिवल है अटुकल पोंगला फेस्टिवल। अटुकल पोंगला फेस्टिवल होता है एक 10 डे लॉन्ग फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन द अटुकल भगवती टेम्पल विच इज़ इन केरला, ठीक है। तो इस फेस्टिवल में क्या होता है कि विमेंस बनाती हैं, यहाँ आप देख सकते हैं फिगर में, स्वीट प्याजम या फिर मतलब एक पडिंग टाइप की होती है। तो उसे गॉडेस भगवती जो होती हैं उनके टेम्पल में ऑफर किया जाता है। तो उनकी स्टोरी है कि गॉडेस ने कि एक किंग थे, पांडियन किंग, उनको स्ले किया था, तब इसमें ये फेस्टिवल बनाया जाता है। अच्छा, जो ये फेस्टिवल है इसने अपना नेम दर्ज करवाया है गिनीज बुक्स ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में एज द लार्जेस्ट एनुअल गैदरिंग ऑफ वुमेन एट द अटुकल देवी टेम्पल। जो ये फेस्टिवल है इसको बोलते हैं सबरीमाला ऑफ वुमेन, क्योंकि यहाँ पे जितने सारे ये जो ट्रेडिशंस होते हैं ये सिर्फ वुमेन ही करती हैं, ठीक है, मैन यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होते हैं। तो इसीलिए ये क्या है, लार्जेस्ट ऑफ ऑल वुमेन रिलीजियस कॉन्ग्रीगेशंस इन द वर्ल्ड। ओके, नेक्स्ट इज एकम फेस्ट। एकम फेस्ट एक वीक लॉन्ग एग्जीबिशन था जिसे ऑर्गेनाइज किया गया था बाय नेशनल हैंडीक्राफ्ट फाइनेंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। एकम का फुल फॉर्म होता है एंटरप्रेन्योरशिप, नॉलेज, अवेयरनेस एंड मार्केटिंग। तो जो ये फेस्ट है इसका एम क्या होता है? इसका एम होता है कि एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोट करना और नॉलेज अमंग दिव्यांग्स, ठीक है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि इसे ऑर्गेनाइज कराती है नेशनल हैंडीक्राफ्ट फाइनेंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो यानी जो भी दिव्यांग लोग हैं, ठीक है, तो उनमें एंटरप्रेन्योरशिप की स्किल्स प्रमोट करना और उनमें नॉलेज प्रमोट करना। और यहाँ पे अवेयरनेस किसके लिए है? सोसाइटी में अबाउट जिन लोगों के पास डिसेबिलिटीज़ होती हैं तो उनके पास भी पोटेंशियल होता है, ठीक है, तो उनका पोटेंशियल बताने के लिए तो एक टाइप से ये एग्जीबिशन फेस्ट था, ठीक है, ऑर्गेनाइज किया गया था। अच्छा, ये नेशनल हैंडीक्राफ्ट फाइनेंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, ये सेटअप हुआ था इन जनवरी 1997
अंडर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ओके, तो इसका काम होता है कि ये फाइनेंशियल असिस्टेंस या फिर लोन देती है या फिर सपोर्ट देती है टू PWDs, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़। ठीक है, तो अदर जो इसके बाकी इनिशिएटिव्स हैं वो ये हैं कि माइक्रो ट्रेनिंग सेंटर्स इस्टेब्लिश किए गए हैं जिनमें PWD को ट्रेनिंग दी जाती है और ये कुछ ओन भी करते हैं। ठीक है, और वैसे ही सेफ कैब्स ये PWD ओन करते हैं, कमर्शियल व्हीकल्स जो वीमेंस चलाती हैं फॉर सेफर टैक्सी ऑप्शंस टू वीमेन, चिल्ड्रन एंड अदर कम्यूटर्स। तो ये फेस्ट था अंडर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। नेक्स्ट फेस्टिवल है चैत्र जात्रा फेस्टिवल। तो चैत्र जात्रा फेस्टिवल एक एनुअल फेस्टिवल होता है जो कि उड़ीसा के तारातारिणी हिल श्राइन में सेलिब्रेट किया जाता है। तो इस बार क्योंकि कोविड-19 था उस वजह से ये फेस्टिवल का सेलिब्रेशन कैंसिल कर दिया गया था। सो चैत्र महीने में चैत्र जात्रा है, चैत्र का मतलब होता है अप्रैल का मंथ। तो अप्रैल के मंथ में ये फेस्टिवल होता है और स्पेशली यहाँ के ट्यूसडेज़ में क्या होता है कि एक लार्ज गैदरिंग होती है। ठीक है, तो बट इस बार वो नहीं हो पाई। तो जो ये तारातारिणी हिल श्राइन है ये लोकेटेड है ऑन द बैंक्स ऑफ ऋषिकुल्या रिवर इन उड़ीसा। तो ये शक्ति वर्शिप का एक बहुत बड़ा श्राइन है, मेजर सेंटर है। अच्छा, तो जो ये ऋषिकुल्या रिवर है वन ऑफ द मेजर रिवर्स है उड़ीसा में। ठीक, तो यहाँ मैप में देख सकते हो, दिस इज़ द ऋषिकुल्या रिवर। इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है ऋषिकुल्या रिवर के बारे में कि ये है ऋषिकुल्या बीच और ये है धमरा रिवर और यहाँ पे एक बीच आता है गाहिरमाथा बीच। ठीक है, तो ये ऋषिकुल्या बीच और गाहिरमाथा बीच में ऑलिव रिडली सी टर्टल्स आते हैं मास नेस्टिंग के लिए। यानी ये ऑलिव रिडली सी टर्टल्स क्या होते हैं, स्मॉलेस्ट टर्टल्स होते हैं। ठीक है, तो ये मास नेस्टिंग यानी एग ले करने इंडियन ओशन, यहाँ पे इंडियन ओशन यहाँ से ट्रैवल करके इतनी दूर आते हैं एग ले करने। ठीक है, जो आपको ये साइट्स दिख रही हैं ये रेड कलर में, ऋषिकुल्या रिवर बीच एंड दिस गाहिरमाथा बीच, ये सबसे लार्जेस्ट साइट्स हैं। इनका सीज़न होता है फरवरी से लेके मार्च के बीच में। IUCN स्टेटस ऑफ दीज टर्टल्स इज वल्नरेबल।